प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। समीक्षा ने कभी आपको कृतिवादी, कभी सौंदर्यवादी, कभी प्रगतिवादी, कभी फ्रायडवादी आदि विश्लेषणों से अलंकृत किया है। सच में आप अपने को क्या मानते हैं? मैं अपने आप को करतार सिंह दुग्गल मानता हूँ, क्योंकि ये सब प्रभाव जो हैं मैं ग्रहण करता रहा हूँ, इससे इनकार नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब मैं दिलीप कौर टिवाना को पढ़ता हूँ तो दिलीप कौर टिवाना ने जो कुछ पढ़ रखा है, जो कुछ उसने ज़िंदगी में झेला है, उसकी लेखनी में, उसके नावलों में वो प्रतिबिंबित होता है। और जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मैं सब कुछ वो ग्रहण कर लेता हूँ जो दिलीप कौर टिवाना थी। इसी तरह ज़िंदगी के अलावा, जीवन के अलावा जिसको मैंने भोगा है, उसके अलावा जो कुछ मैंने पढ़ा उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसी को मैं अपने कलम द्वारा प्रोजेक्ट करता रहता हूँ। कुछ लोगों ने आपकी कहानियों में अश्लीलता पाई है। आप अश्लील साहित्य किसको मानते हैं? क्या आपने अश्लील कहानियाँ लिखी हैं, जैसे वड विच इक सवेर कहानी को लोग कहते हैं? देखिए, वड विच इक सवेर मेरी बेहतरीन कहानियों में से एक है और लोगों ने माना भी है कि दुनिया की जानवरों के बारे में लिखी गई कहानियों में बहुत खूबसूरत कहानी है। लेकिन अश्लील मेरे नज़र में जब घटिया कहानी हो, जिसमें बात कहने का ढंग घटिया हो, जो बात कही गई घटिया, वो अश्लील होती है। बाकी मेरी नज़र में कोई चीज़ अश्लील नहीं होती। क्या आपके पास वड विच इक सवेर कहानी हिंदी में आपके पास है सुनाने के लिए? वड विच इक सवेर हिंदी में इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कहानी किसी संग्रह का नाम बता दो जिसमें हो, पाठक खुद पढ़ लेंगे। हाँ, वड विच सवेर के नाम से नहीं होगी, लेतरी की एक सुबह के नाम से ये कहानी है और ये हिंदी में भी ट्रांसलेट की हुई है मैंने, अंग्रेज़ी में भी की हुई है और बाकी कई ज़बानों में मिलती है ये कहानी। और पंजाबी में तो फिर मेरे जो नए संग्रह है उसमें है सवेर सार के नाम। आप साहित्य में कोहज के वर्णन को कहाँ तक ठीक समझते? हाँ, कोहज के वर्णन को मैं बिल्कुल ठीक नहीं समझता। कुछ लोग इसको जो यथार्थ है उसके नाम पर उसका नाम देते हैं नेचुरलिज्म को। लेकिन बात यह है कि एक समय आया था साहित्य में, प्रगतिशील साहित्य में, जब हम कोहज को, लाजत को जानबूझकर उछालते थे, पेश करते थे, जैसे इस्मत चुगताई ने लियाफ में किया या सादत हसन मंटो ने कई कहानियों में किया, ठंडा गोश्त वगैरह। लेकिन वो समय कुछ देर के लिए आया और फिर चला गया। बात ये थी कि हम जो प्रगतिशील लेखक थे, हम ये चाहते थे कि हम अपने समाज को ज़रा चौंकाएं, उनके जो मूल्य हैं उनको ज़रा झंझोड़ें। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, इस दृष्टिकोण से हम कोहज का जिक्र करते थे। मैंने भी किया एक आध कहानी में और बाकी मेरे समकालियों ने भी किया। लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद ही ये समझ आ गई कि कोहज का जिक्र करना कोई ज़रूरी नहीं है अपने समाज को संवारने के लिए। कहा जाता है कि साधारण लेखक व्यक्तियों के बारे में लिखते हैं, बड़ा लेखक घटनाओं के बारे में लिखता है और महान लेखक रचना के माध्यम से विचार प्रकट करता है। आपकी कहानियाँ किस कोटि में रखी जा सकती हैं? मैं अपने आप को सबसे निचली कोटि में रखूँगा। महालेखक तो मैं सोचता हूँ अभी मुझे बनना है। ये तो आपकी निम्रता है। लोगों ने जो फतवा देना था वो दे दिया है, आपको महान मान लिया है, मगर क्या आप के मन में इससे आगे, इससे बेहतर कहानी लिखने का कोई विचार, मॉडल है? हाँ दिलीप, मैं अब भी सोचता हूँ कि जो कहानी मैंने इन दिनों, पिछले दिनों लिखी, मैं सोचता हूँ वो मेरी पहली कहानियों से फ़र्क है और बेहतर है। जो बात मैंने उसमें कही है, मैं सोचता हूँ कि मैं वो पहले नहीं कह पाया अभी तक, और जिस ढंग से कही है उस ढंग से भी नहीं कह पाया। तो इससे मुझे एहसास होता है कि मैं शायद आगे और नए ढंग से नई बात कहूँ। मगर मैं तो आपकी पहली कहानियों में से अगर एग्जाम्पल देना हो तो करामात को बहुत बड़ी कहानी मानती हूँ। पहले आप करामात कहानी सुनाइए, फिर आपकी दूसरी कहानी सुन के देखेंगे आप कितने आगे गए हैं।
करामात मैं पेश करता हूँ। और फिर बाबा नानक घूमते हुए असन अब्दाल के जंगल आ निकले। गर्मी सख्त थी, चिचलाती हुई धूप, चारों ओर सुनसान, पत्थर ही पत्थर, रेत ही रेत, झुलसी हुई झाड़ियाँ, सूखे हुए पेड़, दूर दूर तक मनुष्य की ज़ात नज़र नहीं आती थी। और फिर अब मैं उत्सुक हो रहा था। बाबा नानक अपने ध्यान में मगन चलते जा रहे थे। उनके शिष्य मर्दाने को प्यास लगी, पर वहाँ पानी कहाँ। बाबा ने कहा, भाई मर्दाने सब्र करो, अगले गांव पहुंचकर जितना तुम्हारा जी चाहे पानी पी लेना। किंतु मर्दाने को तो सख्त प्यास लगी थी। बाबा नानक ये सुनकर चिंता में पड़ गए। उस जंगल में पानी तो दूर दूर तक नहीं था, और जब मर्दाना जिद कर बैठता तो सबके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। बाबा ने फिर समझाया, मर्दाने यहाँ पानी नहीं कहीं भी नहीं, तुम सब्र कर लो, भगवान की इच्छा मान लो। किंतु मर्दाना तो वहीं का वहीं बैठ गया, एक कदम और उससे आगे नहीं चला गया। बाबा पसोपेश में पड़ गए। गुरु नानक मर्दाने की जिद को देखकर बार बार मुस्कुराते, हैरान होते। आखिर जब बाबा ने मर्दाने को किसी तरह मानते ना पाया तो वह अंतर ध्यान हो गए। जब गुरु नानक की आँख खुली, मर्दाना मछली की तरह तड़प रहा था। सतगुरु उसको देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, भाई मर्दाने, इस पहाड़ी के ऊपर एक कुटिया है जिसमें वली कंधारी नाम का एक दरवेश रहता है, और तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें पानी मिल सकता है। इस इलाके में उसी का कुआं पानी से भरा हुआ है और कहीं भी पानी नहीं। और फिर अम्मी, मैं ये जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि मर्दाने को पानी मिलता है कि नहीं। मर्दाने को प्यास सख्त लगी थी। सुनते ही पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। चिलचिलाती धूप, इधर प्यास उधर पहाड़ी का सफ़र, पसीना पसीना हुआ, फूले सांस। मर्दाना बड़ी कठिनाई से ऊपर पहुंचा। वली कंधारी को सलाम करके उसने पानी के लिए विनती की। वली कंधारी ने कुएं की ओर संकेत किया। जब मर्दाना उधर जाने लगा, वली कंधारी के मन में कुछ आया और उसने मर्दाने से पूछा, भले आदमी, तुम कहाँ से आए हो? मर्दाने ने कहा, मैं नानक पीर का साथी हूँ। हम घूमते घूमते इधर आ निकले हैं, मुझे प्यास लगी है और नीचे पानी कहीं नहीं है। बाबा नानक का नाम सुनकर वली कंधारी को क्रोध आ गया। उसने मर्दाना को अपनी कुटिया से वैसे का वैसा निकाल दिया। थका हारा मर्दाना नीचे बाबा नानक के पास आकर फरियादी हुआ। बाबा ने उससे सारी कहानी सुनी और मुस्करा दिया। मर्दाना, तुम एक बार फिर जाओ। बाबा नानक ने मर्दाने को सलाह दी। इस बार तुम नम्रता से जाना, कहना मैं नानक दरवेश का साथी हूँ। मर्दाना को प्यास बहुत लगी थी, पानी और कहीं नहीं था। कुड़ता हुआ बुड़बुड़ाता हुआ फिर ऊपर चल दिया, किंतु पानी वली कंधारी ने फिर पीना दिया। मैं एक काफर के साथी को चुल्लू भर पानी नहीं दूंगा। वली कंधारी ने मर्दाने को वैसा वैसा लौटा दिया। जब मर्दाना इस बार नीचे आया तो उसका बुरा हाल था। उसके होंठों पर पपड़ी जमी हुई थी, मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। यूँ लगता था कि मर्दाना खड़ी है या पल है। बाबा नानक ने सारी बात सुनी और मर्दाना को धन निंकार कहकर एक बार फिर वली के पास जाने के लिए कहा। जब मर्दाना इस बार नीचे आया तो उसका बुरा हाल था। उसके होंठों पर पपड़ी जमी हुई थी, मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। यूँ लगता था कि मर्दाना खड़ी है या पल है। बाबा नानक ने सारी बात सुनी और मर्दाना को धन निंकार कहकर एक बार फिर वली के पास जाने के लिए कहा। हुक्म का बांधा मर्दाना चल दिया, लेकिन उसको पता था उसकी जान रास्ते में ही कहीं निकल जाएगी। मर्दाना तीसरी बार पहाड़ी की चोटी पर वली कंधारी के चरणों में जा गिरा, किंतु क्रोध में जल रहे फकीर ने उसकी विनती को इस बार भी ठुकरा दिया। नानक
अपने आप को पीर कहलवाता है और अपने मुरीद को पानी का एक घूंट तक नहीं पिला सकता। वली कंधारी ने लाख लाख ताने दिए। मर्दाना इस बार जब नीचे आया, प्यास से निर्बल, बाबा नानक के चरणों में वो बेहोश हो गया। गुरु नानक ने मर्दाने की पीठ पर हाथ फेरा, उसको हौसला दिया, और जब मर्दाने की आँख खुली, बाबा ने उसे सामने एक पत्थर उखाड़ने के लिए कहा। मर्दाने ने पत्थर उठाया और नीचे से पानी का झरना फूट निकला, जैसे एक नहर पानी की बहने लगी हो, और देखते ही देखते चारों ओर पानी पानी हो गया। इतने में वली कंधारी को पानी की आवश्यकता हुई। कुएं में देखा तो पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वली कंधारी बड़ा हैरान हुआ, और नीचे पहाड़ी के दामन में चश्मे फूट रहे थे, नदियां बह रही थीं। दूर, बहुत दूर एक कीकर के नीचे वली कंधारी ने देखा बाबा नानक और उसका साथी बैठे थे। क्रोधवश वली ने चट्टान के एक टुकड़े को अपने पूरे जोर से लुढ़काया। इस तरह पहाड़ी की पहाड़ी अपनी ओर आती देखकर मर्दाना चिल्ला उठा। बाबा नानक ने धीरज से मर्दाना को धन निंकार कहने के लिए कहा, और जब पहाड़ी का टुकड़ा बाबा के सर के पास आया, गुरु नानक ने उसे हाथ देकर अपने पंजे से रोक लिया, और हसन अब्दाल में, जिसका नाम पंजा साहिब है, अभी तक पहाड़ी के टुकड़े पर बाबा नानक का पंजा लगा हुआ है। मुझे ये साखी बड़ी अच्छी लग रही थी, पर जब मैंने ये हाथ से पहाड़ रोकने वाली बात सुनी तो मेरे मुंह का स्वाद फीका हो गया। ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी पहाड़ी को किस तरह रोक सकता है? और पहाड़ी में अभी तक बाबा नानक का पंजा लगा हुआ है। मुझे ज़रा यकीन ना हुआ। बाद में किसी ने खोद दिया होगा। मैं अपनी माँ के साथ कितनी देर बहस करता रहा। ये तो मैं मान सकता था कि पत्थर के नीचे से पानी फूट निकले। विज्ञान ने कई ऐसे विधान बताए हैं जिनसे जिस स्थान पर पानी हो उसका पता लगाया जा सकता है, पर एक आदमी का लुढ़कती हुई आ रही पहाड़ी को रोक लेना, मैं ये नहीं मान सकता था। मैं नहीं मान रहा था, और माँ मेरे मुंह की ओर देखकर चुप हो गई। कोई लुढ़कती हुई आ रही पहाड़ी को कैसे रोक सकता है? मुझे जब भी इस साखी का ख्याल आता, एक फीकी सी हंसी में हंस देता। फिर कई बार ये साखी गुरुद्वारे में सुनाई गई, किंतु पहाड़ी को पंजे से रोकने वाली बात पर मैं हमेशा सिर मारता रहता। ये बात मैं नहीं मान सकता था। एक बार ये साखी हमारे स्कूल में सुनाई गई। पहाड़ी को पंजे के साथ रोकने वाले भाग पर मैं अपने अध्यापक के साथ विवाद करने लगा। करने वाले लोगों के लिए कोई बात कठिन नहीं, हमारे अध्यापक ने कहा, और फिर मुझे चुप करा दिया। मैं चुप तो हो गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ। आखिर पहाड़ी को कोई कैसे रोक सकता? मेरा जी चाहता मैं बार बार पुकार उठूं। बहुत दिन हुए थे कि हमने सुना कि पंजा साहब साका हो गया है। उन दिनों साके बहुत होते थे। जब भी कोई साका होता, मैं समझ लेता आज हमारे घर में खाना नहीं पकेगा और रात को नीचे फर्श पर सोना होगा। लेकिन ये साका होता क्या है, ये मुझे नहीं पता था। हमारे गांव पंजा साहब से कोई ज़्यादा दूर नहीं था। जब इस साके की सूचना आई, मेरी माँ पंजा साहब चल दी। साथ मैं था, मुझसे छोटी बहन थी। पंजा साहब का सारा रास्ता मेरी माँ की आँख नहीं सूखी। हम हैरान थे, ये साका होता क्या है। और जब पंजा साहब पहुँचे, हमने एक अजीब कहानी सुनी। दूर कहीं शहर में फिरंगी ने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोली चलाकर कई लोगों को मार दिया था। मरने वालों में नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थे, बच्चे भी थे। और जो बाकी बच गए उनको गाड़ी में बंद करके इस दूर के शहर के जेल में भेजा जा रहा था। कैदी भूखे थे, प्यासे थे, और हुक्म ये था कि गाड़ी रास्ते में कहीं
भी ठहराई नहीं जाएगी। जब ये खबर पंजा साहब पहुंची, जिस किसी ने सुना, लोगों को चारों कपड़े आग लग गई। पंजा साहब जहाँ बाबा नानक ने खुद मर्दाना की प्यास बुझाई थी, उस शहर से गाड़ी कैसे प्यास से गुजर सकती थी? भूखे लोगों के साथ गुजर सकती थी? ये कैसे हो सकता था? और फैसला हुआ कि गाड़ी को रोका जाएगा। स्टेशन मास्टर को अर्जी दी गई, टेलीफोन हुए, तार गए, पर फिरंगी का हुक्म था कि गाड़ी रास्ते में कहीं भी रोकी ना जाए। और गाड़ी में आज़ादी के परवाने देशभक्त हिंदी भूखे थे। उनके लिए पानी का कोई प्रबंध नहीं था, उनके लिए रोटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। गाड़ी को पंजा साहब नहीं रुकना था, लेकिन पंजा साहब के लोगों का ये फैसला था कि गाड़ी को रोकना है। और शहरवासियों ने स्टेशन पर रोटियों के, खीर के, पूड़ों के, दाल के ढेर लगा दिए। पर गाड़ी तो एक अंधेरी की तरह आएगी और एक तूफ़ान की तरह निकल जाएगी, उसको कैसे रोका जाए? और मेरी माँ की सहेली ने हमें बताया, उस जगह पटरी पर पहले वो लेटे, मेरे बच्चों के पिता, फिर उनके साथ उनके और साथी लेट गए। उनके बाद हम पत्नियां लेटी, फिर हमारे बच्चे, और फिर गाड़ी आई। दूर से चीखती हुई, चिल्लाती हुई, सीटियों पर सीटियां मारती हुई। अभी दूर ही थी कि आहिस्ता हो गई, पर रेल थी, ठहरते ठहरते ठहरती। मैं देख रही थी कि पहिए उनकी छाती पर चढ़ गए, फिर उनके साथ वाले की छाती पर, और फिर मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने आंखें खोल लीं तो मेरे सिर के ऊपर गाड़ी खड़ी थी। मेरे साथ धुड़क रही छातियों से तान निंकार की आवाज़ आ रही थी। और फिर मेरे देखते देखते गाड़ी पीछे हटी और पहियों के नीचे आई लाशें टुकड़े हो गईं। मैंने अपनी आँख से लहू की धारा को देखा था, बहती बहती कितनी ही दूर एक पक्के बने नाले के पुल के नीचे चली गई थी। और मैं हक्का बक्का हैरान था, मुझसे एक बोल न बोला गया। सारा दिन मैं पानी का एक घूंट भी न पी सका। सांझ को जब हम लौट रहे थे, रास्ते में मेरी माँ ने मेरी छोटी बहन को पंजा साहब की साखी सुनाई, कैसे बाबा नानक मर्दाना के साथ इस ओर आए, कैसे मर्दाना को प्यास लगी, कैसे बाबा ने वली कंधारी के पास मर्दाना को पानी के लिए भेजा, कैसे वली कंधारी 3 बार मर्दाना को निराश लौटा दिया, कैसे बाबा नानक ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा, कैसे पत्थर के नीचे पानी का एक झरना फूट निकला और वली कंधारी के कुएं का सारा पानी नीचे खींचा हुआ आ गया। और फिर कैसे क्रोध में आकर वली कंधारी ने ऊपर से पहाड़ का एक टुकड़ा लुढ़काया, कैसे मर्दाना घबराया, परंतु बाबा नानक ने धन निंकार कहकर अपने हाथ से पहाड़ के टुकड़े को थाम लिया। लेकिन पहाड़ी को कोई कैसे रोक सकता है? मेरी छोटी बहन ने सुनते सुनते चट मेरी माँ को टोका, क्यों नहीं कोई रोक सकता? बीच में मैं बोल पड़ा, आंधी की तरह उड़ती हुई गाड़ी को अगर रोका जा सकता है तो पहाड़ी के टुकड़े को कोई क्यों नहीं रोक सकता? और फिर मेरी आंखों से छल छल आंसू बहने लगे, करने वाले उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर ना रुकने वाली ट्रेन को रोक लिया था और अपने भूखे प्यासे देशवासी को रोटी खिलाई थी, पानी पहुंचाया था। इससे बढ़िया कहानी और क्या हो सकती है कि आपने पुराने करामात के आइडिया को भी नई इंटरप्रिटेशन दे दिया जो अब एक्सेप्ट की जा सकती है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको औरतों का कहानीकार कहा जाता है, किस लिए? इसलिए कि शायद मैंने औरतों के बारे में ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं और मैं सोचता हूँ कि वो कहानियाँ मेरी सफल भी हुई हैं,
क्योंकि कई औरतों ने भी मुझे कहा है कि जो बात आप कहते हैं वो बहुत सच्ची होती है और एक औरत के अंतरीव को जैसे आप समझ कर और उसको पेश करते हैं, तो यही हो सकता है। और तो कोई मुझे कोई ख़ास इसकी वजह नज़र नहीं आती। क्या आप पश्चिम की फेमिनिस्ट मूवमेंट से प्रभावित हुए हैं? क्या आप उसको ठीक मानते हो? दिलीप, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ये तो इधर बहुत बाद की बात है। मैंने तो कहानियाँ बहुत पहले लिखनी शुरू की थी। तो मैं ये मानता हूँ कि आखिर ज़िंदगी में जो औरत का स्थान है वो ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करने के लिए, सुंदरता पैदा करने के लिए, ज़िंदगी में अच्छाई और भलाई का ज़िक्र करने के लिए औरत का महत्व बहुत है। और इसके बग़ैर ना खूबसूरती का ज़िक्र किया जा सकता है, ना अच्छाई का ज़िक्र किया जा सकता है। तो मैं तो इस इरादे से, इस मंतव से वो औरत का ज़िक्र करता रहा हूँ अपनी कहानियों में। बाद के मूवमेंट आपकी तो ये 70s और 80s में आके ज़्यादा इसका चर्चा होना शुरू। मैं ये पूछना चाहूँगी, आपकी कहानी कला के प्रमुख आधार स्रोत कौन से हैं? यानी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? जो मेरी कहानी का आधार स्रोत तो मेरी समाज है, मेरे आसपास का जीवन है, जो जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मेरी परवरिश हुई है। और बाकी मैं सोचता हूँ कि आधार स्रोत वो रिएक्शन होता है, वो प्रतिक्रम होता है जो मैं एक कलाकार महसूस करता है जब वो ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं, ज़िंदगी जो असलियत है उसके सामने वो आता है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फेसेस द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। आप कहते हैं कि आपके आसपास का जीवन आपका आधार स्रोत बनता है। आप दिल्ली की पॉश कॉलोनी में रहते हैं जहाँ अमीर लोग ही रहते हैं, फिर आप ज़िंदगी के जो दूसरा पहलू है वो कैसे उसको देखते हैं? ये थोड़ा कि मैं आंखें बंद करके रहता हूँ। जब मैं सफ़र करता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ, और वो ये थोड़ा है कि वो जिस पॉश कॉलोनी में रहता हूँ उन लोगों की बेहूदगियाँ नहीं मैं देखता। वो उनकी ज़िंदगी में भी नहायत दिलचस्प घटनाएँ होती हैं, दिलचस्प वाक़यात होते हैं जिनको मैं पेश करता हूँ। और बाकी जो दूसरी तरह की ज़िंदगी है उसको मैंने देखा है, पहले भी देखा है। आखिर मैं गांव में पैदा हुआ था, गांव में बड़ा हुआ, और फिर मैं काट बड़े शहरों में रहा। आखिर में मैं दिल्ली में आया। तो ये थोड़ा कि मैं जो अपनी पुरानी ज़िंदगी या पुराने जो मेरे तजुर्बे है उसको भूल गया हूँ। कहानी कैसे आकार ग्रहण करती है? मेरे पूछने का मतलब है आपकी रचना प्रक्रिया कहानी की जो है उसके बारे में कुछ बताइए। कहानी ऐसे दिलीप होती है कि जैसे कोई एक फ्लैश सा होता है, इस तरह कहानी मुझे तो सूझती है। मसलन मैं एक कहानी की मिसाल दे के कहता हूँ कि वर्ड विच एक सवेर, लेतरी की एक सुबह, जो हिंदी में लेतरी की एक सुबह के नाम से कहानी है, उसमें मैं एक दफ़ा अपने शहर रावलपिंडी से अपने गांव साइकिल पर जा रहा था और शायद कोई फिल्म देख के जा रहा हूँगा। तो रास्ते में मैंने एक देखा कि एक बैल एक गाय के जिस्म के साथ अपना जिस्म ज़रा सा रगड़ कर आगे गुजर गया। बस इतना मैंने देखा। और जो बैल चर रहा था, बस इतना मैंने देखा। और ये जो चित्र था ये कहीं अंकित हो गया। और कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, शायद सालों के बाद मैंने ये कहानी लिखी जिसका बहुत चर्चा हुआ। तो कहानी के लिए कोई फार्मूला नहीं मैं कभी बनाता। कहानी मुझे जब सूझती है तो किसी घटना से, कोई बात पढ़ते हुए, कोई बात सुनते हुए मुझे सूझ जाती है, और फिर वो एक बीज की तरह अंदर पड़ी रहती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बीज फूटने लगता है, पनपने लगता है, और पेड़ बन जाता है, फूल बन कर निकलता है। और अगर मैं कई दफ़ा कहानी को जो मेरे अंदर इस तरह बीज की तरह
बड़ी होती है, अगर उसको संभाल ना लूँ, उसे रेस्ट ना कर लूँ, लिख ना लूँ, तो किधर खो भी जाती है। मैंने कई बहुत बढ़िया कहानियाँ जो मुझे सूझी थी, और उन दिनों मैं किसी और विधा में संलग्न था, तो वो कहानियाँ मैंने खो दी हैं और मुझे अफसोस है। वो फिर उसके बाद हाथ ही नहीं आई। तो मैं मानता हूँ, मैं बाकी जो कहानी लिखने वाले हैं उनके लिए भी ये बात उनको कहूँगा कि कहानी जब सूझे तो उसको अरेस्ट कर लेना, पकड़ लेना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए। कई दफ़ा अच्छी कहानियाँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कहानी बनेगी, लेकिन उन दिनों किसी तरह मैं अगर नहीं लिख पाया तो कहानी शायद वो बात कह पाऊँ, लेकिन जिस ढंग से वो बात मुझे सूझी थी वो ढंग नहीं हाथ में आता, तो वो निकल जाता है। आपकी कहानियों में जानवर भी पात्र हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे। जब आप पात्र चित्रण करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं, कैसे करते हैं? मेरे ख्याल में आर्ट में, कला में कई चीज़ें होती हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी होता है, कई चीज़ें होती हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं होता, और ये बात कलाकार को ही पता होती है कि इससे बात बन जाएगी। और मैं इस बात को एक छोटी सी कहानी से इसको इलस्ट्रेट करूँगा कि किस तरह एक शब्द से मैं एक बहुत बड़ी बात कह पाया हूँ। मसला इस कहानी में आप देखेंगे, एक शब्द मैंने पैगाम को बरता है, और आप जानती हैं कि पैगाम को उर्दू में किसी को मंगनी के लिए, कहने के लिए इस्तेमाल की जाता है, लेकिन जिस धर्म में मैंने पैगाम यहाँ किया है उसमें सिर्फ इशारा मंगनी की तरफ है और कोई नहीं है। तो इस कहानी को आप सुनिए, आपको पता लगेगा कि इसमें कैसे एक बात को जो मुझे सूझी उसको मैंने पकड़ लिया, और पकड़कर कम से कम शब्दों में मैंने उससे कहा, और पैगाम का ख़ास तौर पर जो इसका इस्तेमाल है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। इस कहानी का शीर्षक है वो और ये। अपने बंगले के बाहर सिंबल रुख के तने से सट कर ये खड़ा होता जब वो पढ़कर वहाँ से गुजरती। हर रोज़ चिलचिलाती धूप हो, पानी पड़ रहा हो, आंधी तूफान हो, अपनी भूखी भूखी नज़रों में जैसे कोई पैगाम लेकर इंतज़ार कर रहा हो। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कई दिन। उस दिन वो कॉलेज की बस से उतरी, सीधी इसके पास आकर खड़ी हो गई और इसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, मेरी पढ़ाई आज ख़त्म हो गई है, अब मैं विवाह कर सकती हूँ। जहाज़ जैसी अपनी कोठी के बाहर खड़े इसने सुना, इसके हाथ पांव फूल गए, पांव तले से जैसे ज़मीन निकल गई हो, मुंह पीला जर्द हो गया। इससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था, धरती जगह नहीं दे रही थी कि उसमें समा जाए। हाँ, इसमें आपने भाषा की बात की है। भाषा की यात्रा साइंस से सिंबल तक की है। आप भाषा को केवल प्रयोग ही करते हैं या भाषा का सृजन भी करते हैं? भाषा का हर कलाकार सृजन करता है। जो भाषा हर एक के तो बस में नहीं होता सृजन करना। कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैंने तो, आपने देखा कि मेरी जो भाषा है वो उसका एक ख़ास रंग है, इतना कि कई मेरे पाठक मेरी कहानी को बग़ैर मेरे नाम के पहचान लेते हैं। एक दफ़ा यूँ हुआ कि धर्म युग में एक हिंदी की मेरी कहानियाँ छपा करती थी उन दिनों बहुत ज़्यादा। तो मैं उन दिनों दिल्ली में नहीं था, मैं दिल्ली से बाहर पोस्टेड था, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। तो मैं अपने दफ्तर जा रहा था, जिस जगह ठहरा हुआ था वहाँ से, तो सड़क पर एक साहब ने मुझे आवाज़ दे कर रोका। कहने लगा, आप दुगल साहब हैं? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, आपकी एक कहानी किसी ने चुरा कर धर्म युग में पिछले महीने छपवा ली है। तो मैं हंसा, मैंने कहा कहानी मेरी है लेकिन उसमें नाम कहीं पीछे नहीं रहे। वो महाराष्ट्रियन था, वो मेरी कहानियाँ हिंदी में पढ़ता था, उसने उस कहानी को बग़ैर मेरे नाम के देखकर, उसमें कुछ आखिरी 2-3 लाइनें किसी और पन्ने पे थी जो उसने पढ़ी नहीं थी, और उसके नीचे मेरा नाम था। यानी मैं हैरान हो गया, वो इतना पुराना मेरा पाठक और उसने बग़ैर मेरे नाम के कहानी छपी थी, लेकिन वो मेरी शैली को पहचानता था। उसने कहानी पहचान ली और कहा कि आपकी कहानी है लेकिन किसी के नाम पर छपी हुई है। भाषा में इतनी समृद्धता को प्राप्त होने के लिए कि अलग से पहचान हो जाए, आपने क्या यत्न किया, कॉन्शियस यत्न क्या किया?
यत्न तो नहीं मैंने कहूँगा कि मैंने किया, क्योंकि मैं पोठोहार से आया था, कुछ मुझे पोठोहारी का था, कुछ बात कहने का ढंग अपना अपना होता है। मेरा ढंग जो था उसमें कहीं मैं बात को दोहरा कर, कहीं शब्दों की जो मेरी जो चुनने का ढंग होता है, उनकी सिलेक्शन शब्दों की, मुहावरों की जो है, तो उसका फिर कुछ मैं सोचता हूँ कि अंग्रेज़ी की जो मेरी बैकग्राउंड थी तो उससे भी कुछ मुझे मदद मिली, तो मेरी कहानी की जो कला थी वो अपना रंग लेके आई। आप कहानी के शिल्प की ओर कितना ध्यान देते हैं? शिल्प, क्राफ्ट्समैनशिप। हाँ, क्राफ्ट्सशिप जो कहानी की है उसकी और मैं बहुत ध्यान देता हूँ। ख़ास तौर पर मेरी कहानी में आप देखेंगे कि कोई फालतू शब्द नहीं होता। जिस शब्द के बगैर गुजारा हो सकता है मैं कभी उसको नहीं इस्तेमाल करता, और अगर इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें से संगीत पैदा करने के लिए करता हूँ, उसमें रिदम पैदा करने के लिए करता हूँ, उसका कहानी का जो फ्लो है उसको बनाए रखना, तो उसका भाव जो है वो बना रहे, इसलिए करता हूँ। बाकी अगर कोई कहानी में जो कुछ काटा जा सकते वो मैं पहले उसको नहीं रखता। मसलन एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार मेरी कहानी आजकल में छपी, जिसमें जो सरकारी रसाला है, तो आजकल के एडिटर ने उस मेरी कहानी में एक वाक्य था जो ज़रा सा ज़्यादा बोल्ड था, तो उन दिनों देवेंद्र सत्यार्थी आजकल के एडिटर थे, तो उन्होंने वो जो वाक्य था उस कहानी का उसको काट दिया, लेकिन कहानी छाप दी। और उस कहानी को जब किसी मेरी पाठक ने पढ़ा तो मुझे चिट्ठी लिखी कि आपकी कहानियाँ मैं बड़े कई बरसों से पढ़ रही हूँ, लेकिन आपकी कहानी में मुझे कभी झटका नहीं लगा, लेकिन इस कहानी में फ़लाँ जगह झटका लगा है। तो मैंने उसको वो सेंटेंस भेजा, वो वाक्य भेजा, तो उसकी तसल्ली हुई। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कहानी में इतनी गठी हुई कहानी मैं कोशिश करता हूँ मैं लिखूँ कि उसमें से कुछ काटा ना जा सके। अगर काटा गया तो कहानी में एक तरह का आपको झटका लगेगा। क्राफ्ट्स की बात छोड़कर हम लिखें, मनुष्य की जिंदगी की 4 संचालक शक्तियाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से आप किसको प्राथमिकता देते हैं? तीनों को मैं देता हूँ। एक बैर नहीं है, धर्म और काम और अर्थ और आर्थिकता। ज्ञान, और तीनों ही मेरे एक जैसे महत्ता रखते हैं। मोक्ष को आप क्या समझते हैं? मोक्ष यही है कि जो आप कहानी में से जिस तरफ ले जाते हैं अपने किरदारों को, वो उनका मोक्ष है। आपने एक जगह लिखा है कि साहित्य रचना के लिए योजना बनानी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। फिर आपने खुद ही लिखा है कि मुझे जब कहानी का ख्याल आता है तो ख्याल अपना बयान अपने साथ ही लाता है। एक बार लिखकर मैं कहानी को फिर पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझता। आपने खुद ही एक जगह लिखा है कि एक समय एक पब्लिशर ने बताया था कि किताब के कुछ खाली पन्ने बचे हुए हैं। उस रात आपने वो सफ़े पूरे करने के लिए एक कहानी लिखी जो कैलेंडर के पिछली तरफ ही लिख दी थी, और वो अच्छी कहानी बन गई। क्या इन दोनों बातों में अंतर विरोध है? मेरा ख्याल है कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि कई कहानियाँ जो हैं वो ऐसे सूझती हैं, एक फ्लैश के साथ एक इशारा सा होता है और कहानी लिख देता हूँ। लेकिन जब कोई कहानी, कोई नावल लिखना हो, कोई नाटक लिखना हो, तो उसकी थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या चीज़ पहले कहूँगा, क्या चीज़ बाद में कहूँगा। और कई दफ़ा कहानी के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। इशारा तो होता है और कहानी शुरू भी हो जाती है, लेकिन उसमें कई बात को, उसमें पेश किए गए पात्र को कैसे बढ़ाया जाए, आगे चलाया जाए, इसके लिए कुछ थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आपने देश के बंटवारे से प्रभावित होकर बड़ी कहानियाँ लिखी। क्या उनका ऐतिहासिक मूल्य अधिक है या साहित्यिक मूल्य? मैं सोचता हूँ कि ऐतिहासिक साहित्यिक मूल्य तो जो है सो है, लेकिन मैं सोचता ऐतिहासिक मूल्य उनका बहुत है, क्योंकि इतिहासकार कई बार ऐसी बातों को लेते हैं जो उनकी नज़र में महत्व रखती हैं, लेकिन जो साहित्यकार, एक कलाकार जिन बातों को लेता है वो अपनी एक उनकी महत्ता और होती है, और वो उस ज़माने के, उस दौर के लोगों के बारे में जो कुछ कहता है वो ज़्यादा महत्व
रखता है मेरी नज़र में। और आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो पाठक हैं, उन लोगों की जिन्होंने मसलन अगर बंटवारे का जिक्र लिया जाए तो उन्होंने जो कुछ उनके सर पे गुजरा, जो कुछ उन्होंने भोगा, जो कुछ तकलीफ़ जो उन्होंने उठाई, उसका जिक्र जो है वो उनके चित्र को बेहतर पेश कर सकता है। 1947 जैसी कत्लो गारत 1984 में हुई, ये बात साबित करती है कि आज का मनुष्य किसी कायदे कानून का पाबंद नहीं, किसी ख्याल, विचार, असूल, सिद्धांत के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं, जीना उसके लिए आदत के बिना कुछ नहीं। फिर आप किन के लिए कहानियाँ लिखते हैं? नहीं दिलीप, ये बातें जो है ना, जो बंटवारा हुआ या पिछले दिनों में 80s में जो पंजाब ने संताप देखा, ये जो है ये हमारे जो सियासतदान हैं ये उनका किया धरा है। इससे ज़्यादा आम इंसान को इसका ज़िम्मेदार ठहराना मेरे ख़्याल में ठीक नहीं है। तो आजकल का सियासतदान जो है वो इसी में अपना भला समझता है, अपनी बड़ाई समझता है कि वो लोगों को लड़ाता रहे। यही हुआ है हमारे पंजाब में। और जब आप कहते हैं कि पंजाब और केंद्र का जो झगड़ा था वो उसमें उसके तय में भी यही है। तो आम इंसान को अगर गुमराह किया जाए तो आम इंसान का कोई कसूर नहीं है। इसलिए आप कहानी आम इंसान के लिए लिखते हैं। बिल्कुल। आपने अपनी कहानियों में जब मनोविज्ञान का सहारा लेकर गुनाहगार को बीमार सिद्ध किया तो इससे वो गुनाह मुक्त नहीं हो गया? यही गुनाह मुक्ति आज के मनुष्य को गिरावट की तरफ नहीं ले जाती? ये तो बहुत ही जनरस व्यू है। बात यह है कि अगर कोई गलती करता तो उसकी सज़ा तो मिलती है, उससे मुक्ति बिल्कुल नहीं मिल सकती। वो तो मानवीय बात है। बाकी आज के जो हमारे गुनाह हैं उनकी सज़ा हमें कल भुगतनी पड़ेगी है। और जो कल हमारे बाप दादा ने गुनाह किए हैं उनका जो खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपने ये पार्टीशन के दौरान भी देखा है और आज के जो हालात है हमारे उसमें भी आप ये देख रहे हैं। क्या लेखक की कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं होती? क्या इस नैतिक जिम्मेवारी को निभाने से मुक्त लेखक सत्य की पहचान और परख करते समय किनारा नहीं कर जाता? कैसे करता है किनारा? नैतिक जिम्मेदारी होती है। और जो लेखक, जो साहित्यकार, जो कलाकार इससे किनारा करता है वो अपने साथ नाइंसाफ़ी करता है और अपने पाठकों के साथ भी नाइंसाफ़ी करता है। जो बात आप कहते हैं उसके लिए आपको ज़िम्मेदारी से कहना चाहिए और उसका जो परिणाम होता है उसकी ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। मेरा मतलब है कुछ लेखक जिस लेवल पर जीते हैं उसको ही जस्टिफाई करने में अपना साहित्य की वर्तों करते हैं। गलत करते हैं मेरे ख्याल में, हैं? क्योंकि ये नहीं मैं मानता कि साहित्यकार जो होता है वो अल्लाह मियाँ हो जाता है या देवता हो जाता है। अगर साहित्यकार में कुछ गलती है तो ये लोग देखने में आया है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, लेकिन उनका अपने आप को सही कहना या अपनी गलतियों को इस तरह पेश करना कि वो गलतियां नहीं हैं, ये तो नहीं होता कि वो गलतियां ना रहें। आपने हमारी कहानी को पश्चिम की देन कहा है। क्या हमारी लोक कथाएं आधुनिक कहानी का पहला स्वरूप नहीं है? बिल्कुल नहीं। जिस चीज़ को मैं कहानी कहता हूँ, नई कहानी ना कहें, शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा हिंदी में, तो वो उससे हट कर है। ये मैं मानता हूँ कि उससे वो निकली बेशक उससे वो स्रोत उसका माना जा सकता है, लेकिन जो हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ वो उनको शॉर्ट स्टोरी नहीं कहा जा सकता, लघु कथा नहीं कहा जा सकता। लघु कथा की अपनी टेक्निक है और कहने का अपना ढंग है, और वो जो पंचतंत्र की कहानी में वो ढंग नहीं आपको मिलता। उसमें खाली शिक्षा है, उसका अंश ज़्यादा है। ज़्यादा है उसमें। क्या आप समझते हैं कि पंजाबी कहानी को आप जहाँ तक ले आए हैं उसे आगे ले जाने की किसी पंजाबी कहानीकार में संभावना है? मैं सोचता हूँ ज़रूर है, और अभी अगर आपको नज़र नहीं आती तो कुछ चंद वर्षों के बाद ज़रूर नज़र आएगी। मैं बहुत ही कभी निराश नहीं हुआ अपने समकालियों से या उन लोगों से जो मेरे बाद
जिन्होंने लिखना शुरू किया है। पंजाबी में ही कई नाम गिनवाए जा सकते हैं जिनकी कहानियों से लगता है कि वो बड़े कहानीकार बन सकते हैं। आपने एक जगह लिखा है, कितना आसान है अमीर का गरीब हो जाना, कितना आसान है गरीब का अमीर हो जाना, अमीर गरीब में फ़र्क सिर्फ नाम का है। यह बात यही सिद्ध करती है कि आपने कभी गरीबी देखी नहीं, वो गरीबी जो घुन की तरह हड्डियों को चाट जाती है। क्या आप मार्क्सवाद की इस सच्चाई को झुठला सकते हैं कि आपका बौद्धिक और जज्बाती स्तर आपके आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है? अगर कोई विशेष अमीर गरीब स्वभाव का है या कोई विशेष गरीब अमीर स्वभाव का, तो हम अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटा नहीं सकते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी, बात यह है कि जो जीवन है वो कला से ज़रा सा भिन्न होता है, और मैं तो ये मानता हूँ कि एक ऐसी स्टेज भी आती है, एक ऐसा लम्हा भी आता है जब जीवन को कला की नकल उतारनी होती है। जैसे कला में जीवन पेश किया जाता है, जो हमारा आसपास का जीवन है उसको उस जैसा बनना होता है। तो जब मैं कहता हूँ कि आसान होता है अमीर का गरीब हो जाना या गरीब का अमीर, तो मेरा मतलब ये है कि ऐसे किरदार इंसान का हो, ऐसे ऐसे लोग हों जो इस तरह कर सकें। तो उसमें मार्क्स को मैं चुटला नहीं रहा, मार्क्स जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, और जो आप कहती हैं वो भी ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि कलाकार जीवन को ट्रांसलेट करे, उसका प्रतिबिंब पेश करे। कभी जीवन को भी कला की परछाई मानना चाहिए। आपका अपने स्वयं और भगवान से कैसा रिश्ता है? यही रिश्ता आपके समाज के साथ रिश्ते का आधार बना, और यही रिश्ता आपकी कहानियों के आधार में गतिशील है। बिल्कुल सही आपने कहा है। मेरा रिश्ता, जिसको आप भगवान कहती हैं, वो ये है कि मैं भगवान को एक सच्चाई मानता हूँ, सच्चाई को भगवान मानता हूँ, और वो रिश्ता जो है मेरा सच्चाई के साथ है, एक साफ़ सुथरे जीवन के साथ है, एक उस जीवन के साथ जो सही मूल्य हैं, जो हेल्दी वैल्यूज़ हैं लाइफ की, उनको अपनाता है। और वो उसी रिश्ते को मैं अपने कलम द्वारा पेश करता रहा हूँ। आपने कला लिए को छोड़कर कला समाज के लिए जो स्वीकार किया, इस परिवर्तन के पीछे क्या मार्क्सवाद का प्रभाव था? अगर था तो आपका परमात्मा में विश्वास कैसे बना रहा? पहली तो ये बात है कि मार्क्सवाद का प्रभाव यूँ मान लेना चाहिए, क्योंकि मैं एक वक्त आया जब मैं प्रगतिशील जो आंदोलन था हमारा, तरक्की पसंद अदब की जो लहर थी, उसके प्रभाव में आया, और वो लोग मेरे दोस्त थे और इससे मैं इनकार नहीं करता। और वो तरक्की पसंद जो या प्रगतिशील जो लहर थी, उस पर मार्क्स का प्रभाव था, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ तरक्की पसंद या मार्क्स कह रहा था, वही कुछ तो मेरा धर्म कहता है। मेरे धर्म में मेरे गुरु नानक ने कहा कि कमाओ, मेहनत करो और बांट के खाओ। वही तो मार्क्स कहता है, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो अगर गुरु नानक कहता है कि गाल खाए कि छत्तों दे, तो फिर मार्क्स भी यही कहता है कि भाई तुम मेहनत करो, कमाओ और अपने पड़ोसी के साथ बांट कर खाओ। तो मैं तो मार्क्स को भी उतना ही नज़दीक समझता हूँ अपने धर्म के, जितना धर्म अपने धर्म को मार्क्स से नज़दीक समझता हूँ। कहानी आपके लिए स्वयं के इजहार का माध्यम बनी, जहाँ आपका स्वयं कहानी के इजहार का माध्यम बना। मेरा अभिप्राय है कि क्या सृजनात्मक क्षणों में आप स्वयं को ट्रांसेंड करके कलेक्टिव अनकॉन्शियस का वाहन बनते हैं, जिसमें सदियों का चिंतन और चिंता अपना प्रचंड स्वरूप ग्रहण करके सारे समयों के लिए कोई सार्थक बात कहने के समर्थ होती है, जहाँ रचनात्मक क्षणों को स्वयंमुखी बनाकर लिखते हो? मेरे ख्याल में कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है वो तो हर हालत में जो साहित्यकार होता है उसकी कलम द्वारा बयान लेती है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन कोशिश यही होती है कि उसको जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उसको एक कलाकार उसका जायज़ा लेता है अपने तजर्बे से। ये नहीं कि जो कुछ कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वही पेश कर देता है, वो बड़ा कलाकार नहीं होता। कलाकार जो है उसको तोलता है,
उसको मापता है, उसको आंकता है और फिर अपने तजर्बे से, अपनी सूझ के सहारे और फिर पेश करता है। आप कहते हैं कि लिखना आपके लिए प्रभु की इबादत की तरह है। प्रभु की इबादत आप किस लिए करते हैं? प्रभु की इबादत तो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं जो कुछ मैंने धारण किया है उसको कायम रख सकूं और उसको बेहतर बना सकूं। अच्छा, आप घर बना लें, लेकिन अगर उसको हर रोज़ उसकी सफाई ना करें, उसमें पौधे ना लगाएं, फूल ना पैदा हों, तो वो घर वीरान ऐसा लगता है। इसलिए किसी चीज़ को जब आप बनाते हैं तो उसको अच्छा रखने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए आपको हमेशा कोशिश करनी पड़ती है। आजकल आपकी कहानियों में आध्यात्मिकता के लक्षण नज़र आते हैं, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि मैं अब उम्र के लिहाज से, उम्र का ये तकाज़ा है कि मैं और मैच्योर होता जा रहा हूँ और अपने जैसे जैसे अपने अंत की ओर बढ़ रहा हूँ, शायद कुछ कहानियों में फ़र्क आता जा रहा है। आप इतना ज़्यादा कैसे लिख लेते हैं? हाँ, उसके लिए जो मेरा ये सीक्रेट है वो ये है कि मैं अपने कलम प्रति ज़्यादा वफादार हूँ। मेरी प्रतिबद्धता जो है वो अपनी कलम प्रति जो है वो अधिक है। और मैं सुबह 4 बजे उठकर, आजकल तो 3:30 बजे उठ जाता हूँ और फिर मैं अपना लिखने पढ़ने की तरफ ध्यान देता हूँ। और कुछ करने से पहले मैं अपने लिखने पढ़ने का सोचता हूँ। और कोई चीज़ भी मेरे नज़दीक नहीं है, मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितना मेरा लिखना है। और कुछ मेरे जीवन के हालात ही कुछ ऐसे रहे हैं कि इसमें मुझे किसी ने दखल नहीं दिया और मैं अपनी जो बात कहनी है, जो बात लिखनी है, मैं लिख पाया हूँ। क्या आपकी कहानी आपके परिवार के मेंबर पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो क्यों? अगर पढ़ते हैं तो उनका क्या प्रतिक्रम है? मेरे घर वालों में किसी को पंजाबी आती नहीं है। मेरी बीवी जो है वो उर्दू उनकी मादरी ज़बान है और बच्चे जो हैं वो पंजाब के बाहर पैदा हो गए और अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े और उन दोनों को पंजाबी पढ़ने नहीं आती। अब यही बदकिस्मती है मेरी। आपने उनको प्रेरणा भी नहीं दी कि पंजाबी की तरफ आए? मैंने प्रेरणा इसलिए नहीं दी कि मैं तो कभी बच्चों के मामले में दखल नहीं देता, क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे इंसान हैं। बेटा अच्छा बाप है, बेटी अच्छी माँ है, तो जब उनको समझ आएगी वो पढ़ लेंगे। लेकिन ये है कि ये नहीं कह सकता हूँ कि वो पंजाबी बोलते नहीं। जब मेरी माँ के पास जाते हैं तो वो उसमें से पंजाबी में बात करते हैं, या मेरे बुज़ुर्ग रिश्तेदार जो हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, उनके साथ वो पंजाबी में बात करते हैं। लेकिन ये कहना कि वो पंजाबी साहित्य से कोई ख़ास उनसे वो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, अब तो मैं क्या करूँ, मजबूरी है। आपने अपनी कहानी चांदनी रात दा दुखान के आधार पर नावल सद पुन्या दी रात लिखा। क्या यह कहानी नावल का ही छोटा रूप है या नावल कहानी का ही बड़ा रूप है? ऐसा करके आपने कहानी के साथ न्याय नहीं किया और ना ही नावल के साथ। क्या ऐसा करके आपने अपनी समर्था का सबूत दिया है? नहीं, दिलीप, इसकी भी एक कहानी है। बात यह है कि मैंने ये कहानी शरद पुन्या की रात जो है, ये कहानी जब मैंने लिखी तो मैं सोचता हूँ ये बहुत कामयाब कहानी थी। पंजाबी में इसका शीर्षक था चांदनी रात का दुखांत। तो इस कहानी को मैंने हिंदी में किया, अंग्रेज़ी में भी किया, मैं उर्दू में भी किया, ट्रांसलेट किया, और ये कहानी बहुत मकबूल हुई, बहुत इसकी प्रशंसा हुई। और कई दोस्तों ने, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, सरदार जाफरी ने, इन लोगों ने मुझे कहा कि इसकी तो फिल्म बननी चाहिए, तो तुम क्यों नहीं इसको नावल, इसको बड़े रूप में लिखते, क्योंकि जो हमने कैरेक्टर पेश किए हैं, जो किरदार हैं इस कहानी में, उनमें ये अहलियत है, एक संभावना है उनमें कि उनको बड़े कैनवस में पेश किया जा सके। तो मुझे बार बार उन्होंने कहा। लेकिन फिर एक दफ़ा मैं जालंधर आया, वहाँ रेडियो स्टेशन में मेरी एक बहुत पुरानी आर्टिस्ट, जिन दिनों मैंने रेडियो स्टेशन चलाया था उन दिनों वो आया करती थी, तो उससे मुलाकात हुई। तो उसने भी ये कहानी पढ़ रखी थी। उसने मुझे कहा, दुगल साहब, मेरा बड़ा जी चाहता है कि आप इस कहानी का नाटक बनाएं और मैं खेलूं उसमें, मैं वो माँ बनना चाहती हूँ। तो वो उन दिनों आप बड़ी उम्र की हो गई थी। तो मुझे फिर
लगा कि इसका कुछ करना चाहिए। तो जब मुझे फुर्सत मिली तो मैंने उसको नावल में लिखा।